हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 2022 का राष्ट्रपति का चुनाव द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी के बीच होना है। राष्ट्रपति का चुनाव सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर एज एन इंडियन भी हम जानना चाहें तो हमारे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या आप भारत के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारत की संस्कृति इत्यादि के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। आज का विषय है राष्ट्रपति का चुनाव और हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सारे तथ्यों के ऊपर जो हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमें पता भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो आप ये जानते होंगे कि हमारे राष्ट्र के सर्व प्रमुख या हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति ही आते हैं। राष्ट्रपति को हमारे देश का फर्स्ट मैन के नाम से भी बताया जाता है, इस नाम से भी बुलाया जाता है और यही हमारे अंतिम निर्णय लेने के अधिकारी होते हैं, अर्थात इन्हीं के हस्ताक्षर के साथ हमारा कोई भी बिल, अधिनियम इत्यादि कानून के रूप में परिवर्तित होता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन है और राष्ट्रपति के चुनाव की जब बात हो रही थी, क्योंकि आज का टॉपिक राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा फोकस राष्ट्रपति के निर्वाचन पर ही रखूं। आज का टॉपिक राष्ट्रपति निर्वाचन है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी के इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको समझा पाऊँ, ये दोनों दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारे जानकारी की दृष्टि से भी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है और राष्ट्रपति ही हमारे सारे कार्यों के प्रमुख माने जाते हैं। हमारे संविधान में वर्णन है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों को इन अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए कराएंगे। तो फ्रेंड, अब समझते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी कुछ बातें। पहला फैक्ट ये याद रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कई बार भी अर्थात पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार रखते हैं, अनेकों बार। सो फैक्ट नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के पास अनेकों बार पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। उनके पास 2 मैक्सिमम अटेम्प्ट होते हैं, 2 बार वो ये प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है। फिर योग्यता में क्या है फ्रेंड, तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहला आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, भारत के नागरिक होने के साथ साथ आपकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और आप लोकसभा में बैठने की योग्यता रखते हो। अभी यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में आया हो कि लोकसभा के में बैठने की योग्यता के आधार पे तो लाभ का पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी इस योग्य नहीं हो सकता। तो ऐसे में हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन साहब का एक मामला है। इसमें ये लोग उपराष्ट्रपति थे, इसके बावजूद इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो फ्रेंड, ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये 3 लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए ये उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए ये खड़े हुए थे। अब दूसरा बात ये फ्रेंड कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जब ये खड़े होते हैं तो इनका निर्वाचन होता कैसे है? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में इसको लेकर के डिटेल्स में बैठक हुई और उस बैठक में 2 प्रस्ताव आए। पहला प्रस्ताव था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्हें चुन लिया जाए, अर्थात पूरे भारत में अडल्ट वोटिंग हो, जो भी वयस्क है वो लोग वोट करेंगे और उनके मतदान के आधार पे हम राष्ट्रपति चुन लेंगे कौन है। दूसरा प्रस्ताव ये था फ्रेंड कि ऐसे नहीं, हम लोग संसद के ही दोनों सदन में जो लोग बैठते हैं वो लोग चुन ले कि राष्ट्रपति कौन होंगे। लेकिन इन दोनों में एक कमियां थी। पहले वाले में अगर हम वयस्क मताधिकार के रूप में चुनते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी कि जो सरकार केंद्र में रहेगी उसके खिलाफ राष्ट्रपति होंगे, यानी उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति हो सकते हैं। ऐसे में किसी बिल को पारित कराने में समस्याएं आ सकती है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया कि ये जो वयस्क मताधिकार है इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। अब जो दूसरा था सदन के सदस्यों के द्वारा वोटिंग करा लेना। अभी इसमें यह देखने को मिलता है कि सामान्यतः सदन के सदस्यों में जो संसद के हमारे दोनों सदन हैं इनके सदस्यों में जो केंद्र सरकार रहती है उनका प्रभाव रहता है या उनके ही समर्थक ज्यादातर होते हैं। तो वैसे में राष्ट्रपति केवल वही चुन करके आएंगे जो केंद्र सरकार के समर्थन से बनेंगे। ऐसे में फ्रेंड्स ये दोनों ही लोकतंत्र के लिए सही नहीं था। तो फिर क्या किया जाए? फिर हुआ कि हम लोग अमेरिका की तरह ही अपने यहाँ भी एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे। हमारे यहाँ भी एक निर्वाचक मंडल होगी और वो निर्वाचक मंडल ही वोटिंग करेगी राष्ट्रपति के लिए। तो अब इन निर्वाचक मंडल में आएंगे कौन? तो इसके लिए संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य को स्थान नहीं दिया गया। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के जो विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य राज्यों से भी निर्वाचित सदस्य चुन के आएंगे और संसद से भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वहीं रहेंगे और वो लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के वोटिंग के लिए इस बात के लिए पूरा प्रयास किया गया कि जो वोटिंग हो वो प्रत्येक मत का वैल्यू लगभग एक समान रखा जाए और इसके लिए जितना मैक्सिमम प्रयास है ये लोग करेंगे। अब कुछ बातें राष्ट्रपति से जुड़ी हुई आपको पता होना चाहिए, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हमारे संसद के अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति हमारे संसद के हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रपति संसद में ना बैठते हैं और ना ही वोटिंग करते हैं। तो फिर वो हिस्सा कैसे हुए? संसद में जो भी बिल लाया जाता है उसकी अंतिम अनुमति या आप कहें कि बिल का लागू होना वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। उनके हस्ताक्षर के साथ ही वो जो अधिनियम है वो कानून में परिवर्तित हो पाता है। सो इस आधार पे राष्ट्रपति संसद के सदस्य हुए। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी करते हैं और वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जब वो इलेक्शन के बाद नया जब लोकसभा का गठन होता है उस समय और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सेशन होता है उस समय वो संबोधित करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का आहूत कर सकते हैं, यानी कि दोनों के सदन की बैठक को बुला सकते हैं तथा सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति भी इनके पास है। इस आधार पे ये जो इनको इतना सारा पावर मिला है संसद के लिए, हम कह सकते हैं कि ये भी संसद का हिस्सा होते हैं। और फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और 2-3 फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, इसको आप अच्छे से समझ ले। तो नंबर 1 फैक्ट ये है फ्रेंड कि भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता। नंबर 2, राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल या आप कह सकते हैं कि आपवादिक शक्ति मिली हुई है। जैसे हम लोगों ने विधि के समक्ष क्षमता पढ़ा था आर्टिकल 14 के तहत, या आप जानते हैं कि भारत में कानून के समक्ष सभी को एक समान दर्जा दिया गया है, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको थोड़ा स्पेशल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहले उन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाता है, फिर इनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होती है वो होती है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, लेकिन फ्रेंड याद रखिएगा अमेरिका में भी केवल 2 बार चुने जाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ कई बार भी पुनर्निर्वाचन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े कुछ फैक्ट जो मैंने आपके साथ साझा किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और इसको शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक जो पॉलिटी या फिर ऐसे किसी भी विषय से जो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी रखना चाहते हैं, या वो व्यक्ति जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। मैं ब्रिज अगले दिन आता हूँ ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।